1984 के आसपास की घटना है। 1984 ही उन्होंने कहा था। आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। फिजिकल माइंड भले ही भूल जाए लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं भूलता। ये वीडियो आपको भी इमोशनल कर देगा और आपको भी सोचने को मजबूर कर देगा कि किस तरीके से आत्माएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बतलाया है कि आत्मा जो है वो अपने संस्कार को कैरी करती है। इस जीवन के मिले हुए संस्कार को तो हम कैरी करते ही हैं, पिछले जन्म से भी हम अपने संस्कार को कैरी करके लाते हैं। जो हमारा नेचर होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं और स्पेशली जो हमारे अंत समय में दिमाग में हमारी चीज़ें चलती हैं, उसको हम कैरी करते हैं। आज की ये घटना बहुत अमेजिंग है। ये जो PLR स्टोरी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो इस PLR को किए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने कहा कि इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको भी इमोशनल कर देगा और आपको भी सोचने को मजबूर कर देगा कि किस तरीके से आत्माएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और उन्हें अपनी जो कनेक्टिविटी होती है, जो इमोशंस होते हैं, उसको वो ढूंढ ही लेती है। मेरे पास जो क्लाइंट आई, उनका ये कहना था कि वो दो चीज़ों को लेकर के वो मेनली आई कि उनको ना लाइफ में हमेशा अनहोनी का डर लगा रहता है। चीज़ें अच्छी भी रहती हैं तो भी उनको लगता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, गलत गलत बात उनके दिमाग में आते हैं। इवन कि जब कोई अच्छा माहौल होता है, शादी ब्याह का माहौल हुआ या किसी भी तरीके के फेस्टिवल है, फंक्शन है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, तो भी इनको लगता है कि अभी अचानक से कुछ होगा और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें इनको हमेशा से लगा करती हैं, बचपन से ही इनको ये चीज़ें लगा करती थी। तो ये जानना चाहती थी कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आती है। हालांकि ये सेशन बहुत लंबा चला, काउंसलिंग का भी सेशन लंबा चला, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वीडियो को उतना लंबा नहीं कर सकते हैं तो मैं शॉर्ट में चीज़ें बता रही हूँ। सेकेंड थिंग जो इन्होंने बताया कि इनकी ये दो बहनें हैं, तो इनका कहना है कि मुझे मेरी ये जो छोटी बहन है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पजेशन फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखूं, बचा के रखूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। हालांकि इन दोनों बहनों के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर है और 2 साल का अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी ये अपनी बहन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हैं और इनको हमेशा ऐसा लगता है अपनी बहन के बारे में कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि इनके पेरेंट्स अभी हैं, जो भी खर्च होता है पेरेंट्स ही चलाते थे जब इनकी शादी नहीं हुई थी। अभी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, तो ऐसी कोई इनके साथ प्रॉब्लम नहीं थी कि इनको बहन की जिम्मेदारी लेनी पड़े। और ऐसा था कि खर्च वगैरह माता पिता ही चला रहे थे, इनके ऊपर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मेंटली ये हमेशा ऐसा फील करती थी कि इनकी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करके रखना है। और भी काफ़ी कुछ इन्होंने बताया। और ऐसा था कि ये बहन के लिए अपने पेरेंट्स से भी लड़ जाती थी। कोई भी बात हो, बहन को मतलब बहन के लिए कहते हैं ना कि बिल्कुल आंखें बंद करके बहन पे भरोसा करना और बहन को प्रोटेक्ट करना और बहन के मामले में घुसना, ये भी ये करती थी। लाइक अगर इनकी बहन शादी के पहले की बात बता रही हूँ, कहीं वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहे, कहीं पिकनिक पे जाना चाहे या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करना चाहें, तो माता पिता भले मना करे ना करे, ये पहले ही अड़ जाती थी कि नहीं, ये नहीं जाएगी। इस वजह से इनमें और इनकी बहन में काफ़ी बड़े क्लैशेस भी होते थे। बहन कहती थी कि आप मम्मी पापा तो इतना रोकते नहीं जितना आप रोक लगाते हैं, और कई बार दोनों बहनों के बीच क्लैशेस होती थी, लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। हालांकि अनमैरिड भाई बहन की लड़ाइयाँ कोई उतनी सीरियस नहीं हुआ करती हैं, तो ये तुरंत इनकी मतलब ये फ्रेंडली भी हो जाया करती थी, बहन इनसे बातें करने लगती थी। बट काफ़ी क्लैशेस होते थे जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी नहीं कहेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पजेसिव थी अपनी बहन के लिए। कहाँ जाएगी, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, ये हर चीज़ में अपना डिसीजन देती थी। इस वजह से बहन कभी कभी गुस्सा आ जाया करती थी। हालांकि ये बहन को प्यार बहुत करती थी, बहन का इतना ख्याल रखती थी कि मात्र 2 साल बड़ी ये बहन है, लेकिन बहन को अगर कभी कुछ चीज़ें खरीदने का मन हो गया, कुछ खाने पीने का मन हो गया, तो उनकी मदर फादर करे चाहे नहीं करे, अगर इनको पता चल जाए कि बहन को ये खाने का मन है या ये चीज़ पसंद आई है, वो कैसे भी करके अपनी बहन के लिए अरेंज कर ही लेती थी। तो बहन से प्यार भी बहुत करती थी। ओनली इशू ये था कि ये ओवर प्रोटेक्टिव थी, ओवर पजेसिव थी। और प्रॉब्लम तब हुई जब बहन की शादी हो गई।
शादी के बाद बहन का जैसे कभी वो हस्बैंड के साथ कहीं घूमने का प्लान करे, कहीं जाए, वहाँ भी इनको चिंता लगी रहती थी, फ़ोन कर कर के परेशान करना, पूछना, परेशान करना इनकी टेंडेंसी नहीं रहती थी, लेकिन इतने फ़ोन करने से बहन परेशान हो जाया करती थी। क्या तुम पहुँच गई, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम घर वापस आ गई, इतनी ज़्यादा कि इतनी पेरेंट्स भी नहीं करते थे जितनी ये करती थी। तो इन सारी चीज़ों से बहन ही नहीं, बहन के हस्बैंड को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ज़बरदस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि मामले में दखल अंदाजी करना, इस टाइप की चीज़ें लगने लगी थी। तो इनका कहना था कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को लेके इतनी ओवर पॉजेसिव क्यों हूँ, इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हूँ, इतना ज़्यादा क्यों मुझे उसका ख्याल रहता है, क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ। सिर्फ बहन में तो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि और भी भाई बहन हैं, उनको लेके इतना नहीं होता, इसको लेकर के मुझे क्यों लगता है। इनका PLR हुआ तो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए, और कहीं ना कहीं एक पल के लिए, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी सिहर सी गई, वो चीज़ें हुई। इन्होंने जो समय देखा तो ये कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1984 के आसपास की घटना है, 1984 ही उन्होंने कहा था। इन्होंने ऐसा देखा अपने पहले ही सीन में, ये अपने आप को फील करती हैं कि ये कहीं मार्केट जैसी जगह पे इनको लग रहा है, पैरों के नीचे इनको मिट्टी जैसी नज़र आती हैं। ये देख करके बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मार्केट में हूँ, किसी बाज़ार में हूँ। इनको जो अपने ड्रेस दिख रहे हैं वो हल्के ब्लू कलर में, इन्होंने बताया कि इन्होंने सलवार सूट पहना है और चोटी बांध रखा है इन्होंने। और ये बता रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है देखने में कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब एक कुछ टेक्निक होती है, प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आप ये फील कराते हैं कि आप अपना चेहरा देखो, आप कैसे दिखते हैं, पैरों को देखो, ये सारी चीज़ें। तो इनको ये फीलिंग आती है कि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, काफ़ी अच्छी दिखती हूँ। वो पैरों के नीचे मिट्टी नज़र आती है, इनको बाजार का सीन नज़र आता है। चीज़ें लंबे समय लेती है, लेकिन मैं शॉर्ट में और जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो इनको देखती है कि मार्केट का सीन है, ये मार्केट में है और ये जा रही है, चल के जा रही है, सामने काफ़ी सारी चीज़ों के दुकान लगे हुए हैं। और इनको इस तरह के, मतलब इनको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि यहाँ मैं हमेशा आती रहती हूँ। ये मैंने इनसे पूछा कि क्या आप यहाँ हमेशा आती हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, ये मेरे घर के पास ही है, और जो भी सामान मुझे लेना होता है तो मैं जनरली यहीं आकर के लेती हूँ। चीज़ों को रियलाइज़ करने में कभी कभी समय भी लगता है। थोड़ी देर के बाद इनको ऐसा एहसास हुआ कि इनके हाथ को किसी ने पकड़ रखा है। जब मैंने कहा कि देखिए किसने पकड़ रखा है आपके हाथों को, कौन है, तो वो देखती हैं और वो रियलाइज़ करती है। फिर ये कहती है कि एक छोटी बच्ची है। आपका बच्ची के साथ रिश्ता क्या है, कौन लगती है वो आपकी, मैंने पूछा। तो वो कहती हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, फिर वो कहती है कि ये तो मेरी बेटी है। बेटी की उम्र लगभग 6 साल, उन्होंने बताया। मार्केट का सीन था। जगह जब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया तो शुरुआत में ये कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। ये कहती हैं कि लगता है जैसे कि दिल्ली है, कुछ ऐसे इनको व्यू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, भाव आ रहे हैं कि दिल्ली है। हालांकि स्टेशन में आगे चल के ये कंफर्म हो जाती हैं। उस वक्त ये कहती है लगता है ये दिल्ली है, ऐसा उनको लिखा हुआ सा दिख रहा है, नाम उनको ऐसा नज़र आ रहा है और उनको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। जब उनसे समय पूछा गया तो कहा कि ये 1984 ही लग रहा है मुझे, ये मार्केट में है। फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। फिर ये अपने आप को अपने घर में देखती हैं। इनके घर में कौन कौन है, तो इनको घर में बस अपने हस्बैंड और एक बूढ़ी सास दिखाई देती हैं और बच्चे के नाम पे इनको वापस से यही बच्ची दिखती है। तो ये समझ में आया है कि अभी इनके पास शायद यही इनकी इकलौती बच्ची है और कोई संतान इनको अभी नहीं है। महिला को अपनी खुद की उम्र जो है वो 35-36 के लगभग लग रही है और इस लाइफ में भी अभी इनकी उम्र लगभग यही है, 35 के आसपास ही इनकी उम्र इन्होंने बताया। और इनकी बहन इनसे 2 साल छोटी है, इस लाइफ वाली बहन। तो ये वापस से अपने आप को घर में देखती हैं। घर भी ये बताती है कि ठीक ठाक है, जैसा है कि मिडिल क्लास फैमिली का घर होता है, ठीक है। कुछ बेड जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं, सास साइड में बैठी हुई है और वो सास की आंखों में जब देखती है, पहचानने को कहा जाता है, तो इनका कहना है कि सास को इस जन्म में नहीं देखा है, इस जन्म में ये सास को कहीं नहीं देख रही है। मतलब कि हो सकता है कि अभी सास इनके लाइफ में नहीं आई है, मे बी उनके साथ इनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रहा होगा। हस्बैंड को जब देखने की बात हुई तो हस्बैंड को वो अपने जीवन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड के रूप में आइडेंटिफाई करती है।
ये करती है, कहती है कि वो स्कूल से ही मेरा फ्रेंड रहा है और बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है, और आज भी एक जैसे होता है ना फैमिली फ्रेंड्स की कैटेगरी में आ जाना, तो वो फ्रेंड, उनकी फैमिली और इनकी फैमिली आज भी अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं ये लोग, और इनकी अच्छी निभती है। इस तरीके से ये इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उस जीवन के हस्बैंड भी इस जीवन में इनके साथ हैं फ्रेंड के रूप में। अब अगर इनको इनकी बच्ची को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया तो वो मैं आगे बताऊंगी, और ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग थिंग होगा। तो सेशन को आगे लेके चलते हैं। जब इनको थोड़ा और आगे बढ़ाया गया, जीवन की महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए कहा गया, तो ये वापस से अपने आप को उसी मार्केट में देखती हैं। दोबारा से वो उसी जगह पहुंच जाती है और ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर यहाँ आती हूँ क्योंकि घर के पास ही है, तो जो भी सामान लेना होता है यहीं पे आ जाते हैं। इस टाइम पे ये अपने साथ अपने हस्बैंड को भी देखती हैं और अपनी बेटी को भी देखती हैं। वो सामान ले रही होती हैं और अचानक से माहौल बहुत खुशनुमा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ये लोग भी हैप्पीली अपना आए हैं, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो इतने अच्छा सब कुछ चल रहा था, हर चीज़ अचानक से ख़त्म हो गया। कुछ लोग आए हैं और अटैक्स होने लगे हैं, लोग एक दूसरे को मारने लगे, भीड़ एक दूसरे पे टूट पड़ रही है, और काफ़ी सारे लोगों का मतलब कहते हैं ना कि दंगे जैसी चीज़ कुछ भड़क गई है, और लोग एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। इनको इनके हस्बैंड भी नहीं दिख रहे, बेटी भी नहीं दिख रहे, भीड़ में सब कुछ छितर बितर जैसा हो गया है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, और अचानक से इनको लगता है कि किसी ने अटैक किया और ये अपने आप को गिरा हुआ पाती है। और उस समय में ये अपने आप को बहुत ही मतलब बेसहारा महसूस कर रही है, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पर है। ये सिर्फ बेटी के लिए तड़प रही है, क्योंकि इनका ये कहना है, क्योंकि वो ट्रांस की अवस्था में ही बोलने लगी कि लगता है मुझ पर अटैक हो गया, मैं नहीं बचूंगी, इस तरीके से चिल्ला रही है, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इनकी बेटी पर ही है। हस्बैंड के बारे में भी ये सोच रही है कि हस्बैंड कहाँ चले गए, क्योंकि अचानक से कुछ हुआ, सब लोग बिछड़ गए, मतलब मारपीट इस तरीके के। इनको लग रहा है कि कुछ और लाशें इनको दिख रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ करी कि लगता है मैं मरने वाली हूँ, मैं ख़त्म होने वाली हूँ। लेकिन लास्ट टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की चिंता कर रही है कि कहाँ गई, कौन 6 साल की बच्ची है, इनको लग रहा है कि कहीं उसे भी मार तो नहीं दिया गया, कहीं वो गलत हाथों में तो नहीं पड़ गई, बेटी कहाँ चली गई। वो इसी छटपटाहट में रहती है, और धीरे धीरे फिर लगता है इसी सब तरफ, मतलब ये उठ भी नहीं पा रही अपनी जगह से, और फिर ये कहती कि लगता है अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। ये अपने आज एनर्जी के रूप में अपने आप को ऊपर देखती हूँ, और इनकी बॉडी नीचे लेटी हुई है। ये अपनी बॉडी को देख रही है और ये बता रही है कि अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, मैं शरीर के बाहर हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी दुखद मोड़ आया। खैर, इनको थोड़ी हीलिंग्स दी गई, चीज़ों से बाहर निकाला गया, क्योंकि उस वक्त ये जब उस चीज़ को वापस ये जी रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द फील कर रही थी। फिर कुछ समय के बाद इनको थोड़ा सा कूल करने के बाद, थोड़ी सी हीलिंग्स देने के बाद इनसे कहा गया कि अब आप अपनी बेटी को देखिए, आपकी बेटी कहाँ है, क्या वो गलत हाथों में पड़ गई या वो कहाँ गई, जैसे कि आपको चिंता हो रही थी। तब ये देख के बताती है कि बेटी भी ख़त्म हो चुकी है, हस्बैंड भी ख़त्म हो चुके हैं, सब ख़त्म हो चुके हैं, कोई नहीं बचा। तो ये देखती हैं कि जो लास्ट टाइम जो मरने के समय में इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी, हस्बैंड की भी चिंता थी, लेकिन बेटी की चिंता ज़्यादा थी, क्योंकि वो बच्ची थी और असहाय थी। बेटी है, कहाँ जाएगी, कैसे हाथों में पड़ेगी, नहीं पता है। इसी चिंता में वो ख़त्म हुई थी। उनकी आत्मा बहुत तड़प के ख़त्म हुई थी, बहुत तड़प के निकली थी। और अब आप समझ गए होंगे कि वो बेटी कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, वही बेटी इनकी इस जन्म की छोटी बहन है। जो तड़प उस आत्मा ने अपने अंतिम समय में महसूस किया था, उसे ये लगा था ये मेरी जिम्मेदारी है, पता नहीं ये कहाँ खो गई, मैंने उसे खो दिया। वो सारा कुछ, चूँकि आत्मा को पहचान लेती है। फिजिकल माइंड भले ही भूल जाए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं भूलता। इनको पता है कि मैंने लास्ट बर्थ में अपनी बेटी को खो दिया था, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी, मैं नहीं बचा पाई थी। उस आत्मा का जो दुख था, उस आत्मा की जो चिंता थी, और मरते समय उस आत्मा का जो दर्द था, वो सारा कुछ इस जन्म में निकल रहा है। अपनी उसी बेटी को बहन के रूप में ये पा चुकी हैं, और आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होता है। क्योंकि प्रीवियस बर्थ में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था, इस जन्म में वो अपनी बेटी को, यानी कि अपनी बहन को, यानी कि उस आत्मा को नहीं खोना चाहती, इसीलिए उसको लेकर के वो बहुत पजेसिव रहती है। और यही कारण था कि वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। ये जानबूझ के कुछ भी नहीं करती थी,
वो दर्द, वो चुभन, वो टीस उनकी आत्मा में थी जो उनको ऐसा करने पे मजबूर करती थी, और जिसकी वजह से ये ओवर पॉजेसिव हो जाती थी, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती थी, और बहनों में क्लैशेस हो जाने लगते थे। और शादी के बाद हस्बैंड के साथ, मतलब बहन के हस्बैंड के साथ इस तरह की चीज़ें जाहिर सी बातें होने लग जाएंगी। इस सेशन के बाद इनकी आत्मा को हील किया गया। जो दर्द ये कैरी कर रही थी, उस दर्द को निकाला गया, इनकी एनर्जी को सेटल की। उसके बाद ये पीएलआर के स्टेटस से जब बाहर आई तो ये अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि इनके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतरा है, कोई बहुत बड़ा बर्डन उतरा है, और इनको ये भी समझ में आ गया कि हल्ला हंगामा या खुशी के माहौल में भी इनको हमेशा, मतलब हल्ला हंगामा का मतलब खुशियों में जो हल्ला हंगामा होता है, लाइक कभी डीजे चला, कभी शादी हुई, खुशियों वाला जो हल्ला हंगामा होता है उसमें भी इनको टेंशन क्यों लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ये टेंशन में आती है कहीं इसके बाद कुछ गलत ना हो जाए, या बहन को लेकर के ये ऐसे क्यों करती थी। ये सारी बातें क्लियर हुई। ये आत्मा को ये सीख मिली इस पीएलआर के द्वारा कि ये जो दर्द कैरी कर रही है वो उस जन्म का दर्द था, उसे भूल जाओ। वो उस जन्म में ऐसा हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में भी ऐसा हो। उस दर्द को वहीं छोड़ के आओ और अपनी एक अच्छी लाइफ प्राप्त करो। उस जीवन में भले ही आपकी बेटी थी, भले ही आपने खो दिया था, लेकिन इस जीवन में वो आपकी बहन है, सिचुएशन भी अलग है। एंजॉय करो चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये आत्मा पूरी तरीके से हील हो गई। अपने अंदर जो ये निगेटिविटी को कैरी कर रही थी, जो स्टक थी, जो फीलिंग्स इनकी स्टक थी, जो दुख, जो दर्द इनकी आत्मा में फंसे हुए थे, वो रिलीज़ हुई। और यही कारण था कि इन्होंने ये फील किया कि इनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सर पर से कितना बड़ा बर्डन हटा है। इस तरीके से पीएलआर स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और जब एक बार किसी का पीएलआर सक्सेसफुल होता है तो उसकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि 1984 वैसे तो पुरानी बात हो गई, लेकिन पीएलआर के हिसाब से ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से चीज़ें देखी, जगह देखा, इन्होंने कहा कि वैसे तो जगह को, एग्जैक्ट लोकेशन को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, मुझे जो कुछ भी पता चला है, जो नाम मुझे पता चला, शहर पता चल गया, ईयर पता चल गया, तो मैं एक बार अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि वहाँ पर जा कर के पता लगाने की कोशिश करूँ कि क्या इस जगह पे, इस टाइम पे इस नाम की कोई फैमिली रहती थी। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये पीएलआर स्टोरी आपको पसंद आएगी। अपना कमेंट, अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।